हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो थंबनेल में देख के तो समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा। ये क्वेश्चन जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी जगह पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जेएनयू में क्वेश्चन आ रखा तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। ठीक है, होप सो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का वो कुछ इस टाइप से है कि आपको गिवन है, क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, वो आपका रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है। अगर मैं रेस्ट मास एनर्जी की बात करता हूं तो रेस्ट मास एनर्जी का जो नोटेशन है वो है क्या, ई नॉट। ई नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एम नॉट सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने एम नॉट किया है। एम नॉट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे क्या रेस्ट मास है, जो क्वेश्चन में हमारा गिवन है वो क्या है, एम है। तो यहाँ पे आपको क्या है, पैनिक नहीं होना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस नोटेशन की बात है, आप नोटेशन कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आपका नोटेशन क्या है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एम नॉट क्या करता हूँ, रेस्ट मास के लिए यूज करता हूँ। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। और गिवन क्या है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, के इज ऑल्सो एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं तो टोटल एनर्जी आपका क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जो आपका टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या है, ये आपका क्या होता है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन होता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो रेस्ट मास है वो कितना है, एम नॉट सी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितना है, ऑल्सो एम नॉट सी स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। फाइनली देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एम सी स्क्वायर को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताओ, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब देखो एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसल। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्या अंडर रूट। ठीक है, दोनों साइड्स का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। जब जैसे ही दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है यार, इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये आपका क्या है, वी स्क्वायर की वैल्यू है। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, √3/2c। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत इजी था। ठीक है, और आसानी से इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब और बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, पर ठीक है, पर इसमें एक छोटी सी ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्वेश्चन को कैसे पजल करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि जेएनयू का काम ही यही है, वो क्वेश्चन हमेशा आसान देता है पर क्वेश्चंस को क्या कर देता है, पजल कर देता है। पजल करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है आपको लैम्डा। ठीक है, वैसे इस लैम्डा की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ, इस लैम्डा की जरूरत नहीं है आपको। लैम्डा क्या गिवन है, 5650 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस लैम्डा की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों देता है, किस लिए देता है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में तो आपको क्या है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लैम्डा दे रखा है। आप देखिए लैम्डा किसके लिए गिवन है, लैम्डा गिवन है आपका n1 इक्वल टू 2। ठीक है, और n2 इक्वल टू 3। ये जो आपका लैम्डा गिवन है वो कौन सी कंडीशन के लिए गिवन है, इस कंडीशन के लिए गिवन है। ठीक है, बट आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है म्यू। ठीक है, और किसके लिए म्यू पूछा गया है, आपका एक तो ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है, टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब n1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और आपका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको म्यू कैलकुलेट करना है किसके लिए, n1 इक्वल टू 1 के लिए और n2 इक्वल टू 2 के लिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि n1 इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं और n2 इक्वल टू क्या कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं जल्दीबाजी में, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि आपका जो n1 है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट है, मतलब ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। चलिए फिर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करता हूँ। 1/λ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जेड स्क्वायर क्यों लिखा, ठीक है, इसलिए जेड स्क्वायर लिखा क्योंकि यहाँ पे फिलहाल तो हमारा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। पर अगर सपोज हीलियम होता,
ठीक है, या आपका लिथियम होता, तो उस केस में जेड की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। और जस्ट के क्वेश्चन में तो ये काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। और ये क्या है आपका, ये आपका बीएचयू का प्रीवियस ईयर भी है, ठीक है, बीएचयू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। बट एक बात और आपने पढ़ा होगा, जो आपका लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन म्यू, तो ये चीज भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो जो आपकी म्यू की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी क्या, आर सी, ठीक है। और जेड की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुट नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली फाइनली आपका क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू आर सी, ठीक है। और यहाँ पे जो N1 है, N1 की वैल्यू कितनी है बताओ, साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस N2 किसका है बताओ, 2 का स्क्वायर। तो आपका ये क्या आ जाएगा, एक छोटा सा एक्सपेंशन आ जाएगा। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, मैनिपुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कर देता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ, कैलकुलेट आप खुद कर लेना। तो फाइनली आपका जो म्यू इज इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा, 1.6097 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू पावर 8, ठीक है। और इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 1/4। अब देखिए 1/1 माइनस 1/4 की जो वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, आपकी जो म्यू की वैल्यू है मैं लिख देता हूँ 2.47 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बस आपको एक छोटी सी चीज समझनी थी कि जो आपको म्यू कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, वो किसके लिए करना है, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ना कि N1 इक्वल टू 2 और N1 इक्वल टू 3 के लिए नहीं करना था कैलकुलेट, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। दूसरी बात, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन म्यू तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स का है, एक बार उसको पढ़ लो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़ लो, उसके बाद करवाते हैं, तो जल्दी जल्दी उतारते भी रहना। जेएनयू प्रीवियस ईयर, जेएनयू प्रीवियस ईयर है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चल, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट लगेगा लैम्डा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। वेन्स लॉ है और कुछ नहीं है। मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, इसका ग्राफ कुछ स्टेप से आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका इस एक्सिस पे रहता है लैम्डा, ठीक है। अब ये क्या है, लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टी है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है वो किसके लिखा है, लैम्डा मैक्सिमम के लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए लैम्डा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी लैम्डा होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या होगा, टेम्परेचर होगा, कुछ टी प्राइम मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लैम्डा टी प्राइम नहीं लिखना है, ये नहीं आएगा, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है जो टेम्परेचर है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, लैम्डा मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, लैम्डा मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये बात हमें पता है कि लैम्डा मैक्स टी इक्वल टू कांस्टेंट, आप विन्स लॉ में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, वहां पे आपने दे रखा है कि इसने दिया है कि लैम्डा वन इसने गिवन दे रखा है। वो लैम्डा वन कितना गिवन दे रखा है, लैम्डा वन गिवन दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। और T1 इसने कितना दे रखा है, टी दे रखा है। उसके बाद ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है लैम्डा 2, ठीक है। और किसके लिए पूछ रहा है, एट टी इज इक्वल टू 2T के लिए। मतलब जब मैं टेम्परेचर डबल कर देता हूं तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। पहला चीज इसने पूछा। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज उसने P1 गिवन दे दिया। P1 क्या गिवन दिया उसने, P1 आई थिंक 480 दिया होगा, कितना गिवन दिया, नहीं P1 30 दिया है, ठीक है, 30 वाट। तो यहाँ पे क्या है, ये मैं बिठा देता हूँ 30 वाट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें P1 गिवन है और हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है P2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दो चीज कैलकुलेट करना है, एक तो लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है और दूसरा क्या है, P2 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को यूज करके, मतलब हमारा क्या है, लैम्डा मैक्स टी इक्वल टू मैक्स को यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे T2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 T2। यहाँ पे जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो अब क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैक्स 1 नहीं मैक्स 2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पर क्या आपको कैलकुलेट करना है, लैम्डा 2। लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा 1 T1 अपॉन T2। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.2। चलिए बहुत खूब, ठीक है। और लैम्डा T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे T, और T2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2T। तो यहाँ पे क्या होगा, T से T कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या होगा, 2 से 0.1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो लैम्डा 2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो इसमें आपका क्या आ गया, लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई। बट लैम्डा 2 की वैल्यू के टोटल 3 ऑप्शन है। अब 3 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन को तो सही करोगे नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे P2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। जैसे हम P2 की वैल्यू निकालेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करोगे, यू नो वेरी वेल, जो आपका क्या होता है,
P अपॉन A, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, स्टीफन्स लॉ, ठीक है। तो स्टीफन्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं एरिया भी कांस्टेंट है और सिग्मा भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो P की प्रोपोर्शनलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, T की पावर 4 पे डिपेंड करती है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, P1 इज प्रोपोर्शनल टू T1 की पावर 4 और P2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 की पावर 4, ठीक है। और दोनों को ही मैं क्या कर दूंगा, दोनों इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करूंगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 की पावर 4। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से मैं P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1, और ये क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 की पावर 4, ठीक है। अब देखो P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, P1 की वैल्यू यहाँ पे 30, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, P1 की वैल्यू लिखूंगा 30, ठीक है। अब T2 देखते हैं, T2 कहाँ गया, T2 की वैल्यू क्या है 2T, ठीक है, T2 की वैल्यू है 2T अपॉन T। अब देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी है 4। अब यहाँ पे फाइनली जो आपका P2 आएगा, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें। अब देखो यहाँ पे फाइनली आपका जो P2 है वो P2 क्या हो जाएगा, 30 इंटू, अब क्या है यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या आ जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका P2 है कितना आ जाएगा 480 वाट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई 0.2 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर, और जो आपका P2 है उसकी वैल्यू आ गई 480 वाट, मतलब 480 वाट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, और इसमें क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है, और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए पढ़ लो इसको एक बार, उसके बाद मैं हल्का से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चल, अच्छा, उसने क्या दिया है, एक पोटेंशियल दिया है, क्या दे रखा है उसने, पोटेंशियल दे रखा है। अब पोटेंशियल क्या गिवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल आखिर गिवन क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जो पोटेंशियल है आपका वो क्या है, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, ठीक है। और पोटेंशियल आपका गिवन है यहाँ पे ए यहाँ पे कांस्टेंट है, बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1/2 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। और जो ये आपका पोटेंशियल गिवन है वो लाप्लासियन इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि कार्टेशियन फॉर्म में, अगर कार्टेशियन फॉर्म में तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाता है, ठीक है। जब आप क्या करोगे, इस लाप्लासियन इक्वेशन को क्या करोगे, सेटिस्फाइड करवाओगे, तो कार्टेशियन फॉर्म काफी आसान होती है। अगर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है या फिर आपका सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। फिलहाल क्या है, कार्टेशियन है तो हम आराम से कर सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस ऑपरेटर की वैल्यू रख देता हूँ। ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है बताओ, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del z स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, ठीक है। और जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या गिवन है बताओ, पोटेंशियल है ए, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल गिवन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो ए चला जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो फाइनली क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाओगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाओगे तो ये वाला टर्म्स और ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। तो जब आप तीनों की मल्टीप्लाई इसमें करवाओगे तो इस केस में सिर्फ डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 2v, क्योंकि 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद इन तीनों की ही मल्टीप्लाई किसमें होगी, इस वाले टर्म्स में होगी। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपको कौन सा टर्म्स बचेगा, सिर्फ ये वाला टर्म्स बचेगा, और ये वाला टर्म्स बचेगा तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों में करवाओगे। तो इन तीनों में जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बाकी के 2 टर्म्स तो 0 हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ माइनस जेड स्क्वायर। माइनस जेड स्क्वायर का यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू 0। और फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 2b - 1 इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, b इज इक्वल टू 1/2, जो कि बहुत ही इजी था और बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी काफी इजी था और ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आ गया होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ का है, ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ का है,
इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का है और जेएनयू में पूछा गया, काफी इजी क्वेश्चन भी है और इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपका आईआईटी जेम में आ चुका है। इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपका कहाँ आ चुका है, आईआईटी जेम में आ चुका है, ठीक है। तो फिलहाल तो क्या है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और काफी अच्छे समझेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा सबने। यहाँ पे दे रखा है मटेलिक स्पेयर। क्या दे रखा है, मटेलिक स्पेयर। तो देखिए मटेलिक स्पेयर के लिए सबसे पहले आप लिखोगे पोटेंशियल। मटेलिक स्पेयर की सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस के लिए है। किसके लिए है, सरफेस। सरफेस पे मेटेलिक स्फीयर का पोटेंशियल होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका क्या, इक्वेशन फर्स्ट। और ये आपको गिवन भी है, पोटेंशियल कितना गिवन है, 3000 वोल्ट। कितना गिवन है, 3000 वोल्ट गिवन है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है, आपको एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेटेलिक स्फीयर के लिए, वो होता है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R। ये आपका क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेटेलिक स्फीयर के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारी फॉर्मूले याद होने चाहिए कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होता है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होता है, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये आपका किसके लिए, मेटेलिक स्फीयर के लिए, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। ये आपका मेटेलिक स्फीयर के लिए, तो ये बात आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है। आपको बतानी कि एनर्जी कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ से देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, बी सरफेस। क्या हो जाएगा, बी सरफेस, ठीक है, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। अब इस वीक, ये जो आपने क्यू कैलकुलेट किया है ना, इस क्यू कैलकुलेट को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो फाइनली आपका जो यू आएगा, यू क्या हो जाएगा, 1/, अब देखो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वी सरफेस। वी सरफेस को मैं वी ही लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वी सरफेस लिखा। तो वी सरफेस स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और इंटू क्या आ जाएगा, बताओ, आर स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में एक आर तो ऑलरेडी है भाई, इस आर को कैसे छोड़ सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल, ठीक है, आर से आर कैंसल। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, जो यू आएगा वो आ जाएगा 1/2 रहेगा, वी स्क्वायर की जगह पुट करोगे 3000 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3000 इंटू 3000। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यू नो वेरी वेल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹। तो इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁹। मतलब ठीक उल्टा करना है यार, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, बताओ, यहाँ पे आर बचेगा। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू उसने दे रखी है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, देखना पड़ेगा मुझे, 0.2। आर की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मीटर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दोगे, ठीक है। इस 2 से एक 2 कैंसल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ये आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ जाएगा, बताओ, वो आ जाएगा, एनर्जी कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁶ अपॉन 9 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, बताओ, 9। चलिए बहुत बढ़िया, 9 से 9 कैंसल, और आपका एनर्जी कितना आ जाएगा, 10⁻³ जूल। ये आपका क्या आ गया, मेटेलिक स्फीयर के लिए एनर्जी आ गया इस गिवन कंडीशन के लिए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका इसी से मिलता जुलता आपका क्या आईआईटी जेम में 2019 में आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और काफी इजी क्वेश्चन भी था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा, जो कि क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। चलो ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा किसमें लेके चले जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेके चले जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही है, करंट की जगह यहाँ पे टेम्परेचर फ्लो है, ठीक है, हीट फ्लो है। तो यहाँ पर क्या है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2 रॉड है, एक रॉड ये रही, एक रॉड आपका ये है फर्स्ट रॉड, ठीक है, फिर आया आपका क्या, सेकेंड रॉड। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या भाई, कि यहाँ पे जो लेंथ है रॉड की वो क्या है, सेम है, गिवन है, ये लेंथ है, सेम है, मतलब दोनों ही रॉड की लेंथ क्या है, सेम है, दोनों ही रॉड का एरिया क्या है, वो भी सेम है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है।
उसके बाद देखिए उसने क्या दे रखा है, यहाँ पे आ रखा है आपका थर्मल हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल हीट कंडक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, क्या है, यहाँ पे 3K दे रखी है इसकी वैल्यू, और यहाँ पे कितनी दे रखी है, K दे रखी है, ये थोड़ा सा चेंजेस हो रखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या टेम्परेचर दे रखा है, इस वाले एंड का टेम्परेचर है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, और इस वाले एंड का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, इस ज्वाइनिंग पॉइंट का, जहां से ज्वाइंट हो रहे हैं इस ज्वाइनिंग पॉइंट का टेम्परेचर, तो ये आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूं, और वो फॉर्मूला क्या है, हीट फ्लो का फॉर्मूला है H इक्वल टू, ठीक है, H इक्वल टू KA θ2 माइनस θ1 अपॉन L। अब ये बात आपको ध्यान देने की, यहाँ पे θ2 क्या है, यहाँ पे जो θ2 है वो है आपका फाइनल टेम्परेचर, क्या है, फाइनल टेम्परेचर। वो फाइनल टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और जो θ1 है वो क्या आपका इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, तो ये बात आपको क्या करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, H1 क्या हो जाएगा बताओ, H1 हो जाएगा मतलब फर्स्ट रॉड के लिए K की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर फर्स्ट रॉड के लिए K की वैल्यू है आपका 3K, तो ये हीट फ्लो निकाल रहे हैं फर्स्ट रॉड के लिए। ठीक है, अच्छा एरिया कितना है, फर्स्ट रॉड का एरिया A है। ठीक है, अच्छा θ2 फर्स्ट रॉड के लिए, ये आपका फर्स्ट रॉड है, तो ये इनर्शियल टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर। तो जो आपका इनर्शियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर है वो क्या है, थीटा है, और इनर्शियल टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री, और अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, L हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे यहाँ पे, हीट फ्लो एंड सेकंड रॉड, क्या हो जाएगा बताओ, हीट फ्लो एंड सेकंड रॉड हो जाएगा आपका क्या, हीट थर्मल कंडक्टिविटी, वो कितनी है आपकी बताओ K। ठीक है, एरिया कितना है A, ठीक है, लेंथ कितनी है L। अब देखो फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या है, ये जो रॉड है इसका इनर्शियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा 40 माइनस इनर्शियल टेम्परेचर, वो कितना हो जाएगा θ। ठीक है, और अपॉन में L हम कर चुके हैं, ये आ गया आपका आ गया ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमको पता है कि जो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट फ्लो क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ H1 इज इक्वल टू H2, और जैसे ही मैं H1 को H2 के इक्वल रखूंगा तो देखिए क्या होता है 3KA, ठीक है, θ माइनस 20 अपॉन क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू KA। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस θ अपॉन L से L कैंसल, A से कैंसल, K से K कैंसल, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 3θ माइनस 60 इज इक्वल टू 40 माइनस θ। ये θ इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4θ, ये 60 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। फाइनली θ आपका कितना आ जाएगा बताओ 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, θ इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, और ये क्वेश्चन तो खैर बहुत ईजी है यार, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसको पढ़ लो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चल, जेएनयू में इतने आसान क्वेश्चन पूछेगा सोचा नहीं था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं यहाँ पे स्टेट फंक्शन, पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट की बात कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पे क्या, पाथ फंक्शन। क्या आता है, पाथ फंक्शन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब क्या करेगा, ये पाथ पे डिपेंड करेगा, तो इसे बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है जो किस पे डिपेंड करता है, जो स्टेट्स पे डिपेंड करता है, मतलब पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इसे बोला जाता है क्या, पाथ इंडिपेंडेंट। क्या बोला जाता है, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो पाथ फंक्शन कौन कौन सा, एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल आपका आता है हीट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आता है आपका क्या, हीट के बाद यहाँ पे आ जाता है वर्क। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स वर्क है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वर्क, और जो आपका हीट होता है वो क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर मैं पाथ इंडिपेंडेंट की बात करता हूं तो यहाँ पे जो सबसे पहले आता है वो आता है इंटरनल एनर्जी, जो कि आप पढ़ते भी आ रहे हो, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, दूसरा आपका आता है क्या, एंट्रोपी। क्या आता है, एंट्रोपी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पाथ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो पाथ डिपेंडेंट के लिए कौन सा डेरिवेटिव यूज करोगे, पाथ डिपेंडेंट के लिए यूज होता है ये छोटू वाला डेल्टा। ठीक है, छोटा सा डेल्टा है वो यूज होता है, और पाथ इंडिपेंडेंट के लिए आपका होता है ये बड़ा वाला डेल्टा। ठीक है, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट के लिए आपको ये ध्यान रखना है, सॉरी पाथ डिपेंडेंट के लिए ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट के लिए होगा। आखिर ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बीएचयू का बताता हूँ, एक क्वेश्चन तो बीएचयू का यही है कि एंट्रोपी आपका क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब आप क्या करोगे, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ को लिखोगे, तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या होता है आपका, देखो आप अभी तक ये लिखते आ रहे हो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, पर
एक बार क्या हुआ कि आपका जो बीएचयू है, बीएचयू ने इसको स्टेट और पाथ फंक्शन में डिफाइन करने को बोला। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेल्टा क्यू लिखूंगा, तो डेल्टा क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, हीट आप साफ साफ देख सकते हैं, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। अब पाथ डिपेंडेंट फंक्शन के लिए आपका कौन सा डेल्टा यूज होगा, ये छोटा वाला पार्शियल डेल्टा यूज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे क्या, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं पाथ डिपेंडेंट है, इसका मतलब कौन सा वाला डेल्टा यूज होगा, ये वाला डेल्टा यूज होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आगे क्या हमारे पास, वर्क, वर्क क्या अगेन यहाँ पे देख सकते हो पाथ डिपेंडेंट, मतलब क्या है, पाथ फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू। तो ये आपका क्या है, बीएचयू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बीएचयू में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, मे भी जेएनयू में भी पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाथ और स्टेट फंक्शन, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है यार, क्वेश्चन सिंपल सा पूछा, चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। पूछता है कि भैया जो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ठीक है, मतलब जो आपका क्या स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन कौन कौन से, सबसे पहला ऑप्शन उसने दिया पीडीवी। अब जो पीडीवी हो क्या है, वर्क, वर्क आपका क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, तो ये क्या है, पाथ फंक्शन है। चलो ये बात हो गई। दूसरा उसने क्या दिया ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में दे दिया उसने डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या होता है, यहाँ पे हीट होता है, हीट भी क्या होता है, हीट भी आपका पाथ फंक्शन होता है। और तीसरा इसने दिया डेल्टा क्यू अपॉन टी। डेल्टा क्यू अपॉन टी क्या होता है आपका, यहाँ पे एंट्रोपी होता है, ठीक है। और एंट्रोपी आपका क्या होता है, एंट्रोपी आपका होता है स्टेट फंक्शन, क्या होता है, स्टेट फंक्शन। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका क्या होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन था। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा भी कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो, ठीक है, मार्क्स आते रहेंगे। चलिए, तो ये भी आपका जेएनयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2009 का, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये भी आपका कहाँ आ चुका है, ये आपका आईसी बैंगलोर में आ चुका है, ठीक है। आईसी बैंगलोर में पूछ चुका है। और इस बार तो आपको पता ही होगा कि जो आईआईटी जैम 2021 का पेपर है वो कौन सेट कर रहा है, आईसी बैंगलोर सेट कर रहा है। इसका मतलब भैया आपको थोड़ा सा क्या रखना है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना है कि वे भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ये रिपीट कर सकता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। और जहां क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, वहां कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। जरूरी नहीं क्वेश्चन रिपीट हो, क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, कॉन्सेप्ट रिपीट जरूर होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन ही आपके क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। न्यूमेरिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, उसने पूछा है कि जो आपका मोमेंटम है, एक रेन ड्रॉप है, वो रेन ड्रॉप क्या कर रहा है, ये रेन ड्रॉप आपका क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक सरफेस से क्या कर रहा है, वो कोलिजन हो रहा है। जैसे इसका कोलिजन हो रहा है तो पूछ रहा है कि जो रेन ड्रॉप है उसका जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है वो आर के कैसे प्रोपोर्शनल है। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप, रेडियस है किसका, रेन ड्रॉप का रेडियस है। तो आर जो मोमेंटम है किसका, इस रेन ड्रॉप का, वो किस टाइप से आर की प्रोपोर्शनलिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि रेन ड्रॉप है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोक्स लॉ को यूज करेंगे। स्टोक्स लॉ मतलब टर्मिनल वेलोसिटी को यूज करेंगे। और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, और वो क्या पढ़ चुके हो बताओ, 2/9 ईटा आर की पावर 2 सिग्मा माइनस रो, ठीक है। कहीं कहीं रो माइनस सिग्मा होगा, देख लेना, उस पर ज्यादा पैनिक नहीं होना है। वो सारी चीजें मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या कहते हैं रो माइनस सिग्मा से क्या होता है, जब रो ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, तो सारी चीजें फ्लोटेशन में आ जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, बीटी। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपका मोमेंटम पूछ रहा है, मोमेंटम आर के प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, इसके अंदर बाकी के टर्म्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट K1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की पावर 2, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब मैं मोमेंटम की बात करता हूँ। मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द रेन ड्रॉप इनटू क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब वीटी भी कर सकते हैं, वी भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो मास को क्या लिख सकता हूँ, मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं ओपन करूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या आ जाएगा आपका बीटी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें ये बात पता है कि जो ये वाले टर्म्स हैं, ये वाले टर्म्स है, और ये सॉरी ये वाले टर्म्स है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, रो इंटू 4/3 पाई, ठीक है, आर क्यूब। और vt की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू है यहाँ पे K1 आर की पावर 2। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बात पता है कि क्या है, यहाँ पे जो p है, मोमेंटम है, वो r के लिए पूछ रहा है, तो बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, p इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 r की पावर 2। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, r की पावर 5। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो r की पावर 5 के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, बीएचयू में भी पूछ चुका है, आपका आईटी जे में भी पूछ चुका है, जेएनयू में भी अभी मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो जेएनयू में पूछ चुका है मे भी इस बार फिर दोबारा पूछ ले। बस फर्क इतना है कि जो आईटी जैम और क्या कहते हैं बीएचयू में पूछा था उसमें 7 रिंग थी, यहाँ पे 3 रिंग है, ठीक है, 3 रिंग हो 7 रिंग हो क्या फर्क पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा तो कॉन्सेप्ट तो पक्का ही रिपीट होगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहा होगा ये क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने 3 रिंग दे रखा है। अब यहाँ 3 रिंग दिया है तो भाई सिंपल से बात है, 3 सेंटर्स होंगे, 1 2 3। अब ये रिंग क्या है, तीनों तीनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, इसका मास, इसका रेडियस, इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ये बात तो हमें क्या चल रही है, पता चल रही है। अब देखो गिवन क्या क्या है, मास जो है रिंग का, ईच एंड एवरी रिंग का मास क्या, कैपिटल एम, ठीक है। ईच एंड एवरी रिंग का जो रेडियस हो क्या है, स्मॉल ए, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और दी है इसने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा, सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पे ओरिजिन इसे मान लेता हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। आपका जो जेड एक्सिस है वो है ये आपका जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। अब देखो ये तो हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या आएगा, मैं सिर्फ इस रिंग की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किस रिंग की बात कर रहा हूँ, इस रिंग की। तो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर एक्सिस जा रही है, मतलब आईसीएम निकालने वाला है हम यहाँ पे, ठीक है, वो क्या आपका ये है, ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जो आपका जेड एक्सिस है क्या है, जेड एक्सिस है, और जो आपका क्या है, जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है किसके, सेंटर ऑफ मास के, इस रिंग के सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर एक्सिस है, दोनों ही पैरेलल है, ठीक है। और इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये कितनी दे रखी है, 2a/√3 दे रखी है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है, 2a/√3 है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब देखिए, इस रिंग के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगी, इस रिंग के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगी। और ये तीनों ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहा है उसने क्वेश्चन में, कि सेम है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इस रिंग के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं तो बाकी की बची हुई दो रिंग के लिए भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं क्या करूंगा, एक रिंग के लिए कैलकुलेट करूंगा और 3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे क्या है कि इस रिंग के आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अभी जेड एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका आईसीएम हो गया, आईसीएम मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस सेंटर ऑफ मास के, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, दोनों ही क्या है, पैरेलल है। तो आप यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो आपका आई आएगा, आई जेड एक्सिस के अबाउट, वो क्या हो जाएगा बताओ, आईसीएम प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। और क्या कर दोगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, क्योंकि जितना इस रिंग के लिए आएगा ठीक उतना ही इस रिंग के लिए आएगा, ठीक उतना ही इस रिंग के आएगा। तो पूरे कंप्लीट सिस्टम का जेड एक्सिस के अबाउट जो आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आई जेड इक्वल टू आ जाएगा क्या, आईसीएम। आईसीएम रिंग का कितना होता है बताओ, मास ऑफ द रिंग इनटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, एम ए स्क्वायर, ये आपका रिंग का होता है। मास कितना है रिंग का, एम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a/√3 का होल स्क्वायर। और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपका आई जेड आएगा वो आ जाएगा क्या, ma² प्लस क्या हो जाएगा, 4/3 ma² इंटू 3, ठीक है। तो फाइनली जो आपका आई जेड आएगा वो आ जाएगा 3ma² प्लस, ठीक है, 3ma² प्लस 4ma², और ये आ जाएगा आपका कितना, 7ma², ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर भी ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं, जो आपका किससे आ रखा है, अगला क्वेश्चन आपका आ रखा है यहाँ पे आइगन वैल्यू से, ठीक है, आइगन वैल्यू से, मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है। आज की क्लास में 10 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास है उसमें भी 10 करेंगे, और फिर अगली क्लास में भी 10 करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप देखो अगला क्वेश्चन है आइगन वैल्यू से। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो आप उसको डिटर्मिनेट में चेंज कर सकते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट में क्या डिफरेंस होता है वो जब हम मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे कि क्या यार, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपको क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपको आइगन वैल्यू, मतलब λ1 λ2
और लैम्डा 3 की वैल्यू पूछ रहा है। वैसे तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बनाओ, मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाओगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है, वो होती है आपकी a माइनस लैम्डा आई का मॉड इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेट इक्वल टू 0। बट मैं यहाँ पे इसको कैरेक्टरिस्टिक्स रूट से नहीं करूंगा, यहाँ पे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी है और यहाँ से क्या करोगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स फाइंड आउट करोगे। और जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होते हैं वही आपका क्या होता है, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यूज होती है, ठीक है, मतलब आपका आइगन वैल्यूज होते हैं। बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। अब आइगन वैल्यू की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू क्या होता है, आपका ट्रेस होता है, ठीक है। और जो आपका ट्रेस होता है वो क्या होता है बताओ, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स। लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स मतलब 1 1 प्लेस, ठीक है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 2 प्लेस और क्या हो जाएगा 3 3 प्लेस, ठीक है। मतलब इसमें जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स है वो क्या है, वो आपकी ये है। अच्छा, इसे लीडिंग डायगोनल्स क्यों बोला जाता है, इसको लीडिंग डायगोनल्स क्यों बोलते हैं वो भी समझाएंगे, ठीक है। कि आगे देखो डायगोनल्स तो दो है ना, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, तो दो डायगोनल है, तो इस डायगोनल का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, लीडिंग डायगोनली क्यों बोला जाता है, तो इसके भी रीजन हम बाद में बता देंगे कि इसे लीडिंग डायगोनल क्यों बोला जाता है, ठीक है। इसका जब ट्रांसपोर्ट निकालोगे ना, तो ट्रांसपोर्ट निकालते हुए थोड़े से कुछ चेंजेस होते हैं, वो समझा देंगे, ठीक है। तो जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उस मैट्रिक्स में अच्छे से मैं आपको डिफाइन करूंगा कि इसे लीडिंग डायगोनली क्यों बोला जाता है और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल्स क्या है, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका मतलब जो आपका ट्रेस है, मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 है, वो उसकी वैल्यू क्या है बताओ, 0 है। यहाँ पे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर मैं ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मॉड ऑफ मैट्रिक्स मतलब मान लीजिए सपोजिट ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो ए का जो मॉड आएगा वो क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। खैर इस वाली प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में हमें इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मैं क्वेश्चन कर चुका हूं, और क्वेश्चन कर चुका हूं तो क्या है, इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, टोटल 3 ऑप्शन है 1 2 3, तो मैं इससे नहीं निकाल रहा हूं आइगन वैल्यू, मैं इससे भी नहीं आइगन वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं इसको यूज करके आइगन वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्या है, आपका यहाँ पे गिवन ऑप्शन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑप्शन ए की, ठीक है। ऑप्शन ए गिवन क्या आपका, देखो ऑप्शन ए गिवन है यहाँ पे -1, ठीक है, -1 और 2, ठीक है। ऑप्शन बी क्या गिवन है, ऑप्शन बी गिवन है आपका कितना, -1, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। ऑप्शन सी गिवन क्या है, ऑप्शन सी यहाँ पे गिवन है -1 -2 और 2, और ऑप्शन डी आपका क्या गिवन है, ऑप्शन डी गिवन है यहाँ पे -1 2, ठीक है, और यहाँ पे 2, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करो, मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ ये ट्रेस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी है, ट्रेस वाली। तो मैं सारी चीजें मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ऑप्शन डी पुट कर रहा हूँ। ऑप्शन डी जब मैं पुट करूंगा तो क्या करेगा, लैम्डा 1 की जगह -1, ठीक है, +2 तो आपका कितना आ जा रहा है 4, ठीक है, और ये क्या आ रहा है -1, तो कितना आ जा रहा है 3, और 3 क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता। अब ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, जो आपका ट्रेस है वो 0 है। ट्रेस आपका अगर 5 होता तो इसको 5 के बराबर आना था, अगर ट्रेस आपका 3 होता तो इसके 3 के बराबर होता तो ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। फिलहाल आपका क्या है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका क्या है, लैम्डा ऑप्शन डी की वैल्यू पुट करने पे जो आपका ट्रेस है वो कितना आ रहा है, वो आपका 3 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद ऑप्शन सी पुट करते हैं। ऑप्शन सी में क्या आएगा, -1 -2 +2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेस आपका कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब यहाँ पे ट्रेस कितना, -1 है, पर हमें ट्रेस कितना चाहिए, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यूज करते हैं, तो -1 +1 +2, तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 2। अगेन जो आपका ट्रेस है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे ट्रेस 2 आ रहा है, और 2 का मतलब क्या है, ये क्या है, नॉन जीरो है, पर हमें कितना ट्रेस चाहिए, 0 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, तो -1 और +2, तो ये साफ साफ दिख सकते हैं कि जो आपका ट्रेस की वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब जो आपका क्या है, ऑप्शन ए होगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसने ट्रेस वाली प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होती तो चारों ही ऑप्शन गलत हो जाते, या फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 2 वैल्यूज क्या कर देती हैं, इस वाली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर देती है। जब 2 वैल्यूज इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर देगी तो आपको सेकंड प्रॉपर्टी यूज करना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो वो कभी आएगा तो इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ, और वो होगा हमारा JNU पार्ट 2 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर।